नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बात बिहार की, बात नीतीश कुमार की और बात बिहार के नए मुख्यमंत्री की, जिन्हें अप्रैल के दूसरे हफ्ते में शपथ लेना है। तो देखिए, अब नीतीश कुमार के लिए चला चली की बेला है। मतलब बिहार से सारे इफ वर्ड्स खत्म हो गए। अगले 2 दिनों में वह इस्तीफा देंगे बिहार विधान परिषद की सदस्यता से, और इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि वह 6 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। संभवतः तारीख निकाल दी गई है 10 अप्रैल को। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर वह दिल्ली में भी शपथ लेंगे। नितिन नवीन को भी शपथ लेनी है। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही नितिन नवीन शपथ लेते हैं और नीतीश कुमार नहीं लेते हैं, बाकी दूसरे सांसद लेते हैं और नीतीश कुमार नहीं लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, पॉलिटिकल कंफ्यूजन। तो नीतीश कुमार अब बिहार से जा रहे हैं, इसमें कोई इफवट नहीं है। और आगे की सरकार कैसी होगी, इस पर विचार शुरू हो गया है। नितिन नवीन पटना में ही थे रामनवमी के दौरान। संजय झा पटना आ चुके हैं। उन्होंने कल साफ साफ कह दिया था कि 30 मार्च के पहले इस्तीफा। तो 30 मार्च आखिरी तारीख है। तो अब नीतीश कुमार, और देखिए इसमें भी कोई इफवट नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री भाजपा से ही होगा। चाहे जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता, मध्यम दर्जे के नेता जितनी आवाज उठाते रहे कि निशांत ही मुख्यमंत्री बने, यह होना नहीं है। आनंद मोहन का बयान भी हमने पढ़ा है, हमने सुना है। उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, निशांत क्या बनेंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे, फैसला नीतीश कुमार को करना है। उनकी ट्रेनिंग बहुत तेज चल रही है। नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, वह जय नीतीश जय निशांत का नारा भी बुलंद करने लगे हैं। लेकिन गाड़ी बहुत आगे बढ़ी तो वह उप मुख्यमंत्री के रूप में। और कल देखिए पटना की डाकबंगला चौराहे पर वह तस्वीर भी सभी लोगों ने देखी कि किस तरीके से सम्राट चौधरी और निशांत कुमार साथ साथ बैठे हैं। तो बिहार के भविष्य की तस्वीर भी दिखाई देने लगी है। सम्राट चौधरी को लेकर नीतीश कुमार ज्यादा आश्वस्त है। यह भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के नाम पर ही मुहर लगाई है और कहा है कि इन्हें ही आगे बिहार की बागडोर दी जानी चाहिए। नीतीश कुमार अब भी घर नहीं बैठ रहे हैं। आज वह पटना में बांसघाट पहुंच गए, जो मुक्ति धाम बन रहा है, वहां उन्होंने निरीक्षण किया। और भी अब इस तरीके का निरीक्षण क्या वह मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी करते रहेंगे, यह देखने की बात होगी। क्योंकि कहा गया है कि संसद के सत्र के दिनों को छोड़कर वह बाकी दिनों में बिहार में ही रहेंगे। और नितिन नवीन के उस बयान को पकड़ लिया गया है कि बिहार जो है वह नीतीश मॉडल से ही आगे चलेगा। अजीत जी, आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, यहीं पहले एक टिप्पणी कर दें। जो आपने कहा कि क्या बाद में भी वो इसी तरह से निरीक्षण करते रहेंगे, तो ये उनको करते रहना चाहिए है एक अभिभावक के भाव से, गार्जियन के भाव से। और उनकी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के चिंतित थे कि अगर मुख्यमंत्री पद से वो हटेंगे तो उनकी सारी एंगेजमेंट्स खत्म हो जाएंगी, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, लोगों का उनसे मिलना जुलना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी, क्योंकि जितने एक्टिव वो रहे हैं पिछले 40 साल से ज्यादा समय से, तो वो एंगेजमेंट्स उनकी रहनी चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि गार्जियन के, अभिभावक के भाव से अगर वो घूमते रहें और गाइड करते रहें नई सरकार को। ये सिर्फ रेटोरिक नहीं होना चाहिए। जो सम्राट चौधरी को भी हम सुनते हैं, नितिन नवीन को भी हमने सुना, यह रेटोरिक नहीं होना चाहिए कि नीतीश कुमार के ही मॉडल पर या नीतीश कुमार के ही गाइडलाइंस से या नीतीश कुमार की देखरेख में सरकार चलेगी। इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना चाहिए। जब तक भी कोई भी बुजुर्ग, हमारे परिवार का भी कोई बुजुर्ग, अगर जब तक वो दिशा निर्देश देने की स्थिति में रहता है तब तक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उस अनुभव का आपके पास कोई जवाब नहीं है। अजीत जी, आप कहने कि नीतीश कुमार को घूमते रहना चाहिए, निरीक्षण करते रहना चाहिए। अब यदि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी रोज घूमने लगे तो फिर क्या होगा? नहीं, देखिए, जब जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो ये सब लोग सांसद बने जी। ये सारे लोग सांसद बने। लाल कृष्ण आडवाणी भी उस पर गांधीनगर से सांसद बने, और मुरली मनोहर जोशी कानपुर से, उनकी सीट जरूर बदली लेकिन वो वाराणसी से कानपुर आकर के एमपी बने। और अगले 5 साल तक ये लोग दिशा निर्देश देते रहे पार्टी को।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो दिशा निर्देश देते रहे। और जब हटे, जब लालकृष्ण आडवाणी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त हुई और वो चुनाव नहीं लड़े 89 में, तो उनकी उम्र 89 ईयर्स की थी। 2019 में 2019 में 89 ईयर्स की थी। जब वो खत्म हुई उनका 2014 में जीते गांधीनगर से और 19 में समाप्त हुई, तो 89 ईयर्स के थे वो। उस उम्र तक वो गाइडलाइन देते रहे थे और उसके बाद भी मार्गदर्शक मंडल में वो रहे। तो नीतीश कुमार को भी 75 के ही है, मतलब उनको तो अभी 75 साल के ही हैं। तो अगर वो दिशा निर्देश देने की स्थिति में हो तो देते रहना चाहिए है। लेकिन सिर्फ एंगेजमेंट से यही मतलब नहीं कि सरकार के कामकाज में दखल अंदाजी करें या सरकार को ही आप रोज सलाह नसीहत देते रहे। भाई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो हैं, इस नाते भी तो उनकी एंगेजमेंट रहे कि अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अपनी पार्टी को उनको मजबूत करना है, अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य संवारना है। तो ये सब चीजें करते रहे, वो एंगेजमेंट उनकी लगी रहनी चाहिए है। उनके साथ के और आसपास के लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए है कि अब वो रिटायर हुए तो घर नहीं बैठा दें उनको। उनकी व्यस्तताएं रखें, उनकी मुलाकातें रखें, उनकी मीटिंग्स, ये सब करते रहें। ये चूंकि आपने कहा कि आज व्यस्त अपनी आज भी निकले वो, तो ये कंटिन्यू रहेगा तो उनकी सेहत और उनकी लॉन्गिविटी बढ़ जाती है। सिर्फ उन्हीं की नहीं, हर व्यक्ति की, जो जब तक सक्रिय रहता है तब तक उसके जीवन के वो बढ़ते रहते हैं। तो ये करना चाहिए उनको। अब देखिए, जितनी बातें अभी आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इन सब पहलुओं पर जो हम लोगों ने कहा है वो सारी चीजें हो रही हैं। मतलब कोई किसी दिन से कंफ्यूजन नहीं था कि नीतीश कुमार जब हटने को तैयार हो गए तो उसके बाद कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि बीजेपी का सीएम बनेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार थे तब तक नीतीश कुमार रहते, नीतीश कुमार जब तक थे तब तक किसी को कोई समस्या नहीं थी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर हैं, तो कोई समस्या नहीं। जब वो हटेंगे तो फिर बीजेपी बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं था। तो बीजेपी बनेगी, सम्राट चौधरी बनेंगे, इसकी भी एक काफी हद तक संभावना हम लोग पहले दिन से बता रहे हैं कि बनेंगे। नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं और एक एक कदम वो बढ़ रहे हैं। एक कदम हुआ कि वो तैयार हुए राज्यसभा जाने के लिए 5 मार्च को, होली का दिन 4 मार्च को हम सब लोगों ने देखा कि कितना नाटक रहा 3 मार्च से लेकर के, और 5 मार्च को जब नॉमिनेशन हुआ तो वो हो गया एक कदम। दूसरा कदम होगा, अब 30 मार्च के पहले वो इस्तीफा कर देंगे, 30 मार्च तक इस्तीफा कर देंगे। अगला कदम होगा वो राज्यसभा की सदस्यता लेंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, फिर नया मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये जो प्रक्रिया है, हम लोग वो प्रक्रिया उसी से काम होगा। हम लोग बार बार ये कहते रहे कि बीजेपी ने जब एक चीज तय कर ली कि नीतीश कुमार हट रहे हैं और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो बीजेपी को कोई इस बात की हड़बड़ी नहीं है कि वो काम 30 मार्च के पहले हो जाए या 6 अप्रैल को हो जाए या 10 अप्रैल को हो जाए। ये बात जब तय हो गई कि ये वो हटेंगे, तो बस हटेंगे। अब उसके बाद अपना टाइम ले नीतीश कुमार, यही सबसे बड़ा फैसला था ना ज्ञानेश्वर जी। सबसे बड़ा मामला क्या था कि नीतीश कुमार तैयार होते हैं कि नहीं होते हटने के लिए। जब वो सहमत हो गए कि हम हटेंगे, और जब इस बात पर सहमति बन गई कि हाँ, जो आपने पहले कहा था और हम लोग बात कर चुके हैं कि पहली राज्यसभा आएगी तो नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाएंगे, ये चुनाव के बाद ही तय हो गया। तो जब वो तय हो गया था और उसी टाइमलाइन पर काम चल रहा है, तो बीजेपी को कोई हड़बड़ी करने का कोई कारण इसमें नहीं था कि हम हड़बड़ी करें। सब कुछ आप तय करिए। बीजेपी ने छोड़ा हुआ है कि आप तय कर लीजिए कि किस दिन आप अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से करेंगे। तो वो उनको पता है कि ये चीजें होनी है, तो आज हो जाए या 2 दिन के बाद हो जाए, तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब जो राजनीति की जो मुख्य बात है, जो आज हम लोग देखते हैं, 10 तरह की बातें लोग लिख रहे हैं। राजनीति की मुख्य बातों के अलावा देखिए, आज सोशल मीडिया पर वो तस्वीर, बहुत पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है कि सुषमा स्वराज और नीतीश कुमार आसपास बैठे हैं, नरेंद्र मोदी पीछे से आए हैं, नीतीश कुमार को कहने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार हाथ जोड़े हैं। तो यह तस्वीर और लोग याद दिला रहे हैं, याद है ना वो दिन। और अब कौन सा दिन आया, बदला किसने लिया, बदला किसका पूरा हुआ। देखिए, सोशल मीडिया पर तो भाई मौज लेने वाले लोगों की कमी होती नहीं है। लेते हैं लोग, लेकिन हम लोग का इसमें, हम लोग जो भी सीरियस राजनीतिक मतलब सीरियस गंभीर तरीके से राजनीति को जो लोग देखते हैं, जानते हैं, वो इस तरह की बहस में नहीं जाते हैं। राजनीति में हर व्यक्ति, ज्ञानेश्वर जी, इसी तरह से आगे बढ़ा है। जितना बड़ा व्यक्ति है, अब नई पीढ़ी के लोगों को छोड़ दे, तेजस्वी यादव को छोड़ दे या निशांत को छोड़ दे, जिनके पिता ने बना करके इतना बड़ा सब कुछ साम्राज्य दिया, तो हर नेता ऐसे ही बढ़ा है। हम लोगों ने लालू यादव से के मुंह से कितनी बार सुना है कि भैंस चराने जाते थे, भैंस का सींग पकड़ के चढ़ जाते थे, और बस में चलते थे तो किराया देने के पैसे नहीं होते थे। ये हम लोगों ने सुना है लालू यादव के मुंह से। हम लोगों ने नीतीश कुमार की भी राजनीति देखी है। नीतीश कुमार भी तो, जब लालू यादव मुख्यमंत्री हो गए, तो हालांकि नीतीश कुमार एमपी हो गए थे, इसके बावजूद हम लोगों ने ऐसी कितनी तस्वीरें निकल आएंगी जिसमें वो लालू यादव के पीछे खड़े हैं या लालू यादव को कुछ सलाह दे रहे हैं और लालू यादव उनकी सलाह नहीं मान रहे हैं। ऐसी कितनी चीजें मिल जाएंगी।
तो राजनीति में और इसी इसी वजह से हम बार-बार कीर्ति आजाद जो कहते हैं कि गिरिराज सिंह हमारे यहाँ के बैठे रहते थे और हम कपड़ा सिलवाते थे। हर नेता ये बातें नहीं करनी चाहिए, बड़ी ओछी बातें हैं, ये बहुत शैलोनेस है, बड़ा उथलापन है, ये नहीं होना चाहिए। ये हम लोग ऑस्कर वाइल्ड एक बड़े भारी राइटर थे, उन्होंने कहा था कि ग्रेटेस्ट सिन इज शैलोनेस, ग्रेटेस्ट सिन इज शैलोनेस। दुनिया का सबसे बड़ा पाप जो है उथलापन है, ओछापन है, ये सबसे बड़ा पाप है, वो नहीं होना चाहिए किसी नेता में। तो अब एक समय था जब हम लोगों ने नीचे भी बैठे हुए फोटो देखी है, नीतीश कुमार, ये नरेंद्र मोदी नीचे बैठे हुए थे, लाल कृष्ण आडवाणी और उनकी पत्नी और प्रमोद महाजन बैठे थे कुर्सी पर और नरेंद्र मोदी नीचे बैठे थे। लेकिन आज ये हकीकत तो है ना कि एक व्यक्ति ने सबसे लंबे समय तक शासन प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बनाया। 13 साल मुख्यमंत्री और लगभग 12 साल प्रधानमंत्री, 25 साल का रिकॉर्ड शासन प्रमुख होने का। उन्होंने अभी ही पवन चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है, 8000 से ज्यादा दिन का। तो ये तो हकीकत है ना। तो इस बात को जो है, ये हर व्यक्ति की राजनीति में निकल जाएगी इसकी ऐसी चीजें कि ऐसे ही लोग कहते हैं कि भाई फला जी तो हम लोगों ने देखा है कितने लोगों को प्रेस रिलीज लेकर आते हुए हम लोग के दफ्तर में, और आज माननीय भारत सरकार के मंत्री हैं और 20 गाड़ियों का काफिला चलता है, तो अब इससे क्या कहा जा सकता है। तो वो हम लोग, और वो एक समय था जब नरेंद्र मोदी अपना बढ़ रहे थे और नीतीश कुमार थोड़ा पहले चले गए। ये बात हमेशा कही जाती है राजनीति के बारे में, ज्ञानेश्वर जी, या जीवन के बारे में भी, कि हर व्यक्ति अपनी टाइमलाइन पर चलता है। सब व्यक्ति की अपनी टाइमलाइन बनी होती है। बराक ओबामा 50 साल की उम्र में रिटायर हो गए अमेरिका के राष्ट्रपति रह के, और 78-79 साल की उम्र में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं। तो ये एक उनकी टाइमलाइन है, ये उनकी टाइमलाइन थी। तो नीतीश कुमार अपनी टाइमलाइन पर चले, अपनी पारी खेल करके 75 साल की उम्र में अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना वो भी रख रहे हैं, विराम दे रहे हैं। आगे उनकी राजनीतिक सक्रियता बनी रहेगी, और प्रधानमंत्री अपनी टाइमलाइन पर अभी चल रहे हैं, आगे अभी वो और चलेंगे। ये हर व्यक्ति की, हर राजनीति की और जीवन की सच्चाई होती है। हम जो राजनीति की बातें जो हम लोग कर रहे थे नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर के, वो सबसे अब आगे की जो बात है, पीछे की बातें हो गई। अब नीतीश कुमार की राजनीति, अब वो पूर्ण विराम हो गया बिहार की राजनीति में। अब वो राज्यसभा रहेंगे, राज्यसभा में क्या योगदान करेंगे ये आगे देखने की बात होगी। लेकिन बिहार की राजनीति और बिहार सरकार का कामकाज उस तरह से चले जिस तरह से बिहार की जरूरत है। आज बिहार को जिस तरह की जरूरत है उस हिसाब से बिहार की राजनीति चले, ये काम करना है, ये इंश्योर करना है भारतीय जनता पार्टी को भी और जेडीयू के जो तमाम नेता हैं उन सब लोगों को। अगर नीतीश कुमार, देखिए बिहार के मन में एक शंका है, नीतीश कुमार जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जंगल राज से बिहार को मुक्ति दिलाई, अपराध को नियंत्रित किया, तो फिर कहीं यह बदलाव का समय है, कहीं अपराधियों का मन तो नहीं भर जाएगा। तो सबसे बड़ी गारंटी नई सरकार को यह देनी होगी कि अपराध को हम नियंत्रित रखेंगे, कुचल देंगे। देखिए सम्राट चौधरी ने प्रयास किया, सम्राट चौधरी प्रयास कर रहे हैं कि हाफ इनकाउंटर के बाद फुल इनकाउंटर भी होने लगा, लेकिन आपको बहुत ठोस उपाय करने होंगे। तो सबसे पहली जरूरत कि जो नीतीश के जमाने में महिलाओं को सुरक्षा मिली, बिहार के आम लोगों को सुरक्षा मिली, वह सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। और हमारे आप जैसे लोगों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि बिहार के स्कूलों की स्थिति को सुधार दीजिए। बिल्कुल। मैं पिछले दिनों राम मनोहर लोहिया को पढ़ रहा था कि अपने मृत्यु के कुछ दिन पहले वह आरा आए थे, और जब जा रहे थे तो उनके झोले में 25-30 किताबें थी। तो उनके एक सहयोगी ने पूछा कि यह किताबें क्यों ले जा रहे हैं, यह 6ठी-7वीं कक्षा के बच्चों की किताबें हैं। तो राम मनोहर लोहिया ने कहा कि मैं यह देखना चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो आगे भविष्य है, वह पढ़ क्या रहे हैं। तो बिहार के स्कूल, बिहार आगे जा सकता है तो सिर्फ ज्ञान से आगे जा सकता है। तो अपराध नियंत्रण, और यदि सम्राट चौधरी बन रहे हो, कोई दूसरे बन रहे हो, स्कूलों को सुधार दे तो बिहार गौरव गाथा को प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी। और इस बच्चे क्या पढ़ रहे हैं आपने कहा, तो एक लाइन बता दे। आज ही प्रोफेसर कृष्ण कुमार का एक लेख है इंडियन एक्सप्रेस में, बड़े भारी शिक्षाविद हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार, एनसीईआरटी के डायरेक्टर भी रहे हुए हैं। उन्होंने जो आजकल पढ़ाई जा रही है किताबें ना, और उन किताबों की जो भाषा है, जो कंटेंट है, उस पर लिखा है उन्होंने। इतना जटिल हो गया है, इतना मुश्किल हो गया बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, इतना कठिन काम है, क्योंकि उसके लिए तैयारी नहीं हो रही है। शिक्षक तैयार करने का तरीका लोग नहीं खोज रहे हैं कि पेडागॉगी जो है और करिकुलम जो है वो तैयार हो, किस तरह से बच्चों को बेहतर ढंग से आगे भविष्य के लिए तैयार करें। अब तो
स्थिति ये है ज्ञानेश्वर जी कि अगर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग और हमसे भी कम उम्र के लोग, 25 साल 30 साल का नौजवान अगर अपना स्किल डेवलप नहीं करेगा तो 2 साल से 3 साल के भीतर वो इरेलीवेंट हो जाएगा, उसके लिए कोई जगह नहीं है समाज में। बिल्कुल जितनी बिल्कुल। तेजी से तकनीक बदल रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे जमाना आ रहा है, सिर्फ हम्म शारीरिक श्रम करने वालों के लिए नौकरी बचेगी, बाकी लोगों के लिए नहीं बचेगी। तो हम्म ये तो ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए उस हिसाब से तैयार करना चाहिए है। वो तो खैर प्राथमिकता हम लोग की, हम लोग बार बार शिक्षा की बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक बातों की, जिस विरासत की हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए उन्होंने अगर चुना कि सम्राट चौधरी उनकी उनकी राजनीति को आगे बढ़ाएं और नई सरकार का की कमान संभालें, तो इसके पीछे एकदम निश्चित रूप से अच्छा एक थॉट प्रोसेस होगा, सोच हम्म समझ के उन्होंने चुना होगा और उसमें कई चीजों का ध्यान रखा गया होगा। एक तो उनकी समाजवादी पृष्ठभूमि का, समता पार्टी की पृष्ठभूमि का, सामाजिक समीकरण का, इन सब चीजों का ध्यान रखा गया होगा। नीतीश कुमार की जो राजनीतिक विरासत है जिसको कैरी फॉरवर्ड करना है, उसमें एक तो ये है जो आपने कहा, कानून व्यवस्था सुधारना। दूसरा जो राजनीतिक नजरिए से देखना है, प्रशासनिक नजरिए से, वो है राजनीतिक नजरिए से ये दिखाना, ये सुनिश्चित करना है कि कास्ट की पॉलिटिक्स होते हुए भी कास्ट के बीच में कोई विवाद नहीं हो, जातियों के बीच बिल्कुल। विवाद नहीं हो और संप्रदायों के बीच विवाद नहीं हो। ये हम्म नीतीश कुमार की ग्रेटेस्ट उपलब्धि है, जिस पर अलग से लिखने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। अलग से बहुत हम्म कुछ लिखा जाएगा, नीतीश कुमार अभी रिटायर होंगे, उनके बारे में, उनकी राजनीति के बारे में लिखा जाएगा। हम लोग को भी लिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जी। इतने दिनों से देखते रहे हैं कि हम्म उन्होंने, जब आप सोचिए कि जिस समय वो आए उस समय कास्ट वायलेंस कितना ज्यादा था, जातियों का विभाजन कितना था, समाज किस तरह से जातियों के संघर्ष में फंसा हुआ था। नीतीश कुमार ने जातियों के संघर्ष से निकाला और भारतीय जनता पार्टी के बहुत मजबूत होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स को, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को बिहार में नहीं चलने दिया। ये बिल्कुल। उनकी ग्रेटेस्ट उपलब्धि हम मानते हैं कि उन्होंने हम्म राजनीति जातियों की इसमें कोई संदेह नहीं है। चुनाव जीतने के लिए उन्होंने भी फ्रेगमेंटेशन किया जातियों का, उन्होंने ही हम्म बल्कि पिछड़ा में अति पिछड़ा बनाया, कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला लेके आए, दलित में महादलित बनाया, अगड़ों में किस तरह से उन्होंने पोजिशनिंग की, अलग अलग जातियों की अपने साथ, ये सब किया उन्होंने। लेकिन हम्म ये सुनिश्चित किया कि जाति के आधार पर समाज में विभाजन और टकराव नहीं और सांप्रदायिक विभाजन नहीं हो। ये दो चीजें, जो भी आएगा, नया मुख्यमंत्री, नई सरकार, नीतीश कुमार की इस विरासत को आगे ले जाना होगा। नहीं तो अगर नीतीश कुमार देखेंगे तो इसके उलट कोई काम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो एक बड़ी चीज हो जाएगी बिल्कुल। संभालने की। और हम्म तीसरी बात जो थी, वो जो निजी ईमानदारी होती है, जो इंटीग्रिटी होती है, वो हम्म 100% चाहिए होगी नीतीश कुमार की तरह। हम लोग बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि कोई इस देश का व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है जिसने कहा हो कि उसने मुख्यमंत्री के साथ जाकर के कोई सौदेबाजी की, किसी डील की बात की, किसी काम की बात की, रुपए पैसे की बात की। कोई नहीं कह सकता है, नहीं, किसी की बिल्कुल हिम्मत नहीं। नहीं थी नीतीश कुमार से बिल्कुल नहीं। जाकर के ये बिल्कुल बात करनी। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो जो आदमी आएगा, कितनी बड़ी, आप सोचिए, जो उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। भाई, नीतीश कुमार के जूते में पैर डालना है आपको, वो इतना हम्म बड़ा जूता है कि उसके लायक आपको बनना होगा, उसके लायक अपना पैर तैयार करना होगा। ये नीतीश हम्म कुमार की जगह लेना आसान नहीं होगा। हम्म तो ये सब, ये उनकी ईमानदारी जो है, व्यक्तिगत ईमानदारी जो है, शासन में भी जहां तक संभव हुआ, बाद के दिनों को हम छोड़ दें जब वो अपने से शासन नहीं संभाल रहे थे, जब उनकी जगह प्रॉक्सी लोग शासन संभालने लगे, जो प्रॉक्सी उन्हीं के प्रॉक्सी थे। लेकिन जब उन लोगों ने शासन संभालना शुरू कर दिया, डिफेक्टो मुख्यमंत्री दूसरे लोग हो गए, तब की बात छोड़ दीजिए। नहीं तो हम्म उसके पहले मोटे तौर पर ईमानदारी नीतीश कुमार ने रखी। अब क्या बेईमानी, बिहार में तो ऐसे भी लोग कहते हैं कि बेईमानी करने का स्कोप कम ही है। बिल्कुल। बजट ही कितना होता था, लाख 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का बजट होता था उतने बड़े राज्य में, तो उसमें क्या कोई बेईमानी करेगा। लेकिन हम्म उन्होंने कोशिश की कि उसको कंट्रोल किया जाए, कम्युनल वायलेंस नहीं हो, कास्ट का, जातियों के बीच सद्भाव बना रहे। और स्कूलों की व्यवस्था अपनी तरफ से उन्होंने सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं कर सके थे, नहीं, वो उनका बड़ा जी। फेल्योर था। हम्म जो वो नहीं कर सके। कानून व्यवस्था जरूर सुधार दी थी उन्होंने। तो अब जब वो जाएंगे तो इन सब चीजों का आकलन भी होगा, उनके कामकाज जी। का और आकलन होगा। जो मनमोहन सिंह कह के गए थे कि इतिहास जज करेगा हमको, और इतिहास दयालु होगा हमारा आकलन करने में। नीतीश हम्म कुमार के रहते ही उनके प्रति बहुत दयालु रही मीडिया भी, और इतिहास भी दयालु रहा कि उनको हमेशा अच्छे से जज किया गया। उनके कामकाज का आकलन सकारात्मक तरीके से हुआ। अब आगे छिद्रान्वेषण होगा, आगे नहीं, क्रिटिकल हमको तरीके से मीडिया उनके के बारे में कामकाज का विश्लेषण अजीत होगा। जी हमने अजीत जी हमने मीडिया के बारे में पिछले दिनों एक टिप्पणी की। ठीक है, कभी कभी उन्होंने अखबारों का विज्ञापन भी बंद कराया, मालिकों की हाजिरी भी लगवाई, लेकिन नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को इतनी स्वतंत्रता दी, सरकारी सहायता नहीं दी, लेकिन इतनी स्वतंत्रता दी कि बिना बेसिर पैर के लोगों ने यहां तक बात की पटना नीट वाले केस में कि निशांत कुमार दोषी हैं, और एक गैर जिम्मेवार पागल आईपीएस जो रिटायर्ड है उसने यह आरोप लगाया, और व्यूज के चक्कर में बहुत सारे चैनल्स चलाते रहे उसे, तब भी नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या दूसरे प्रदेशों में ऐसा होता
तो जो लोग कहने वाले थे और जो लोग चलाने वाले थे उनके साथ क्या होता, यह उम्मीद से परे है और उदाहरण भी रहे हैं। तो नई सरकार में इतनी छूट मिलेगी। नीतीश कुमार इन सब मामलों में बहुत दयालु, जो बोलना है बोलते रहिए, उनको अपने काम से मतलब रहता था। एकदम ये बड़ी बात कही आपने कि जो एक लिबरल एटीट्यूड रहा, उनका एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड रहा। ममता बनर्जी के लिए कार्टून बना दिया था, उस कार्टूनिस्ट को उन्होंने अरेस्ट करा दिया था। ममता बनर्जी अपने को लिबरल कहती हैं, डेमोक्रेटिक कहती हैं, कार्टून बनाने वाले को अरेस्ट करा दिया था। अभी अभी मध्य प्रदेश में या कहीं कल पर आज की खबर है कि उसको हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई। उसने प्रधानमंत्री की मिमिक्री कर दी थी, उस टीचर को तो गिरफ्तार किया जा रहा था। उत्तर तो प्रदेश में आजकल देखिए तो अमिताभ ठाकुर, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अमिताभ ठाकुर, उत्तर प्रदेश में नेहा देखिए सिंह अमिताभ राठौर ठाकुर। का चक्कर लगा रही हैं। हाँ, और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तो जो गड़बड़ी हो रही थी उस गड़बड़ी की तरफ ध्यान दिलाया था, और आप उनका बिल्कुल। उल्टे उन्हीं के ऊपर आरोप लगा करके उनको अरेस्ट कर लिया गया। और उनकी पत्नी को भी अभी जमानत अभी जाकर के राहत मिली। तो ये स्थिति जो है, ये असहिष्णुता हो गई है सरकारों के अंदर। जी। उस तरह के वो असहिष्णुता नीतीश कुमार के अंदर नहीं रही। सहिष्णु रहे, लिबरल रहे, मीडिया को उन्होंने पूरा स्पेस दिया लोगों के साथ। सबसे बड़ी बात थी कि जब उनकी मेमोरी लॉस का मामला शुरू हुआ और उन्होंने जनता दरबार बंद किया, उस दिन से मीडिया से इंटरेक्शन उनका बंद हुआ। नहीं तो आप बताइए, कोई मुख्यमंत्री जो हर हफ्ते एक निश्चित तारीख को लोगों से इंटरेक्ट करता हो और मीडिया से भी इंटरेक्ट करता हो, हर सवाल का बिल्कुल। स्वयं जवाब देता हो, ये नीतीश कुमार बिल्कुल। करते रहते। ये उनकी लीगेसी है। इस लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड करना है, एक लिबरल एटीट्यूड रखना है मीडिया के प्रति, सोसाइटी के प्रति, सामाजिक सद्भाव रखना है, सांप्रदायिक सद्भाव रखना है, कानून व्यवस्था को काबू में रखना है। जो शराबबंदी वो करके गए हैं, अब उसकी समीक्षा कैसे करेंगे, ये एक बड़ा वो गले की फांस होगी नई सरकार की। जी। नई सरकार के लिए गले की फांस होगी कि आप उसको कैसे आप रखते हैं। तो 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर शराबबंदी जारी रहते हैं, नहीं जारी रखते हैं, तो नीतीश कुमार के साथ एक तरह का एक अन्याय होगा कि उनके जाते ही आपने बदल दिया उस कानून को, उनके हटते ही। तो वो उस मामले को भी हैंडल करना होगा। जो भी नया आ रहा है वो उसके सामने ये सब चुनौतियां हैं। इसीलिए हमने पहले कहा कि नीतीश कुमार की नजर अगले कुछ दिनों तक जरूर रहनी चाहिए। धीरे धीरे तो आदमी जब नेपथ्य में चले गए तो नेपथ्य में चले जाते हैं। जब आप सामने नहीं रहते हैं तो आपकी उपयोगिता और आपका महत्व धीरे धीरे कम होता है। लेकिन शुरुआती दिनों में जो भी नई सरकार बनेगी, उस सरकार को गाइडेंस की जरूरत होगी। क्योंकि जब अगर हर 5 साल पर सत्ता बदलती रहती है, तब फिर एक अलग चीज होती है। दोनों पार्टियां या दोनों कई नेता इस बात के लिए तैयार रहते हैं शासन चलाने के लिए। बिहार में तो एक ही व्यक्ति 20 साल से सरकार चलाते रहे, नीतीश कुमार। तो किसी को ना मौका मिला है, ना किसी की वैसी ट्रेनिंग हुई है, ना किसी की वैसी समझ विकसित हुई है। तो उनके गाइडेंस की जरूरत होगी, और भी गाइडेंस की जरूरत होगी। लेकिन नीतीश कुमार को इसलिए हमने कहा कि थोड़े समय तक रहना चाहिए है। जिस समय भी वो गाइड कर सकते हो वो करें, और अपने निजी तौर पर भी उनके लिए जरूरी है कि उनकी व्यस्तता बनी रहे, उनके एंगेजमेंट्स बने रहे। जो दूसरी बात है, जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आज भी हमने एक रिपोर्ट में देखा और हम लोग पहले भी कहते रहे थे, कि बिहार में समाजवाद की जड़ें बड़ी गहरी रही हैं। जो समाजवादी राजनीति की जड़ हमेशा रही है, बहुत मजबूत रही है। तभी जब संविध सरकारें देश के कई राज्यों में बनी, तो बिहार में भी बनी। और वो इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती दे करके, हरा करके, और समाजवादी पार्टियों की सरकारें बनी, कई तरह की समाजवादी पार्टियां बनी, और उनकी राजनीति चली। और दूसरे मंडल कमीशन की जो राजनीति थी, मंडल की राजनीति, उसकी भी आधार भूमि बिहार में रही थी। तो नीतीश कुमार ने सबको साधा है, समाजवाद की राजनीति को भी और मंडल की राजनीति को भी उसके साथ साथ साधा है। ये दोनों नई सरकार में जो भी आएगा उसको इन दोनों को भी संभालना होगा, और साथ के साथ इसकी बुनियाद पर जो आधुनिक विकास की नींव रखनी है वो भी रखना होगा। ये नहीं हो कि आधुनिक विकास का समाजवाद की नीतियों के साथ और मंडल की राजनीति के साथ कंट्राडिक्शन हो जाए। ये नहीं होना चाहिए, वो कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोगों में हुआ एकदम से, नेहरू के जमाने से जो मिक्स्ड इकोनॉमी चली आ रही थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो अचानक जब देश में उदार अर्थव्यवस्था का टाइम का समय आया, नरसिंह राव का टाइम, तो एकदम ही पूरी तरह से खुल गया। मतलब न उसका कुछ नहीं बचाया गया। ये नहीं होना चाहिए। विकास की जरूरत है बिहार में, आधुनिक विकास की जरूरत है, नए निर्माण की जरूरत है, निवेश की जरूरत है। लेकिन जो मूल्य हैं पहले से समाज के, राजनीति के, उन मूल्यों का भी पालन होना चाहिए। और उसके बाद आपने जो कहा, उसको प्राथमिकता बनानी चाहिए है नई सरकार को, कि शिक्षा की व्यवस्था आप दुरुस्त करें, हार्डवेयर भी और सॉफ्टवेयर भी। ये दोनों खराब हो गया। हार्डवेयर लालू यादव के जमाने में खराब हुआ, सॉफ्टवेयर नीतीश कुमार के जमाने में खराब हुआ। तो ये भी इसको ठीक करना होगा दोनों को, और उसका असर आपको 20 साल के बाद दिखेगा। अभी तत्काल उसका कोई लाभ नहीं। ये नहीं आप ये मत सोच करके उसमें इन्वेस्ट करिए कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहां जा रहा है पता नहीं, क्या होगा, कब लाभ होगा। इसका लाभ आगे मिलेगा। इस शिक्षा में आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसका लाभ आगे मिलेगा। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, ये कुछ उनके एजेंडे हैं नई सरकार। कितनी लापरवाह रही सरकार।
चाहे लालू यादव की सरकार, चाहे नीतीश कुमार की सरकार। पिछले दिनों बोर्ड के नतीजे आए, बिहार बोर्ड के। देखिए, नेतरहाट जब चला गया उधर तो सिमुलतल्ला बना। जानकर हैरत हुई कितना खर्चा है। एक भी टॉपर सिमुलतल्ला से नहीं, एक भी टॉपर बताइए। सिमुलतल्ला से नहीं। पटना के जितने बड़े स्कूल, कमला नेहरू बालिका विद्यालय से एक लड़की किसी टॉपर्स लिस्ट में थी। उसी स्कूल में कभी नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा भी हेडमिस्ट्रेस हुई थी। लेकिन पटना के स्कूल, पटना कॉलेजिएट, पटना हाई स्कूल, बीएन कॉलेजिएट, पाटलिपुत्रा स्कूल, मिलर स्कूल, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, गदरीबाग गर्ल्स स्कूल, शास्त्री नगर बॉयज स्कूल, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वहां कहां चले गए, वहां से कहां चले गए नतीजे? कोई देखने वाला है? हम तो कह रहे नई सरकार आए, हर जिले में कम से कम 5 स्कूलों की जिम्मेवारी ले ले। बिहार की तस्वीर बदलने लगेगी, बिहार की तस्वीर बदलने लगेगी। और इसके सिवाय तस्वीर बदलने के का कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। नहीं, एक इसको करके और आप भूल जाइए, आप लगातार उसमें ये समझिए कि आपको उससे कुछ अभी हासिल नहीं करना है, आपको सिर्फ स्कूल की व्यवस्था शुरू करनी है। आप भविष्य की जब प्लानिंग करेंगे, जब जब प्रधानमंत्री कहते हैं 2047 की तैयारी हो रही है, तो बिहार में भी 2047 की तैयारी ही क्यों नहीं की जा रही है? बिहार में भी उसी तरह की तैयारी करिए, कम से कम एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में उस हिसाब से आगे 20 साल 25 साल की प्लानिंग करके और तैयारी करनी चाहिए। वो एक सरकार का अपना एजेंडा होना चाहिए। खैर, जब नई सरकार बनेगी तब हम लोग उसके एजेंडे पर, उसके चैलेंजेस पर और हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो कंफ्यूजन था, वो सारे कंफ्यूजन अब दूर हो गए। ये कंफ्यूजन था पहले कि कब रिजाइन करेंगे, जिस दिन निर्वाचन की का सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन से 14 दिन, या नोटिफिकेशन होगा उस दिन से 14 दिन, या जिस दिन से कार्यकाल शुरू होगा उस दिन से 14 दिन। तो ये सारे कंफ्यूजन अब दूर हो गए हैं। स्पीकर प्रेम कुमार ने भी कह दिया कि 30 तारीख तक वो समय सीमा समाप्त हो रही है, 30 तारीख तक उनको वो विधान परिषद से इस्तीफा दे देंगे और 9 तारीख को कार्यकाल खत्म होगा राज्यसभा के पिछले सदस्य का, तो 10 तारीख तक उनकी शपथ हो जाएगी अपना। उस हिसाब से वो सारी चीजें, अब ये सब कंफ्यूजन खत्म हो गए हैं। और ये लगभग वही चीजें हैं जो हम लोग बात कर रहे थे कि 8 से 12 तारीख के बीच में, या 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, इस बीच में जब ये खरवास का महीना जो अभी चल रहा है ये समाप्त होगा, तो उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। ये सारे कंफ्यूजन अब दूर हो गए हैं। यह कंफ्यूजन भी अब दूर हो गया है। एक हम लोग के मन में तो कभी नहीं था, लेकिन जिसको भी था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्या है कि हर दिन आप देखिए सोशल मीडिया में और मीडिया में भी रोज नए समीकरण बिठाने वाले काफी लोग आ जा रहे हैं कि ये समीकरण तो फला जी को बनाना चाह रहे हैं, फला जी को बनाना चाह रहे हैं। ये सब बातें होती हैं, ये होती भी रहेंगी, क्योंकि सब आदमी को कुछ ना कुछ करना है। लेकिन बिहार की जो राजनीतिक हकीकत है, जो सामाजिक मतलब एनडीए की राजनीति की जो सामाजिक संरचना है, उसको ही ध्यान में रख के कोई भी आकलन करना चाहिए। और जो नीतीश कुमार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही उनकी पसंद है या वही बनेंगे, वही दिख रहे हैं बार बार हर फ्रंट पर। और अपनी यात्रा के आखिरी दिन तक, कल ही जो उनकी यात्रा समाप्त हुई परसों 26 तारीख को, तो उस दिन भी उन्होंने हाथ उठवा करके आशीर्वाद दिलवाया सम्राट चौधरी को। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये ऐसा नहीं मैसेज वो दे रहे हैं कि कोई। कल रामनवमी की तस्वीरें और वीडियो आपने देखा होगा, नितिन नवीन थे। देखिए, जो वहां पूजा हुई और जिस तरीके से दीप प्रज्वलित किया गया, तो सबसे पहले नीतीश कुमार और नितिन नवीन ने, और इसके बाद नीतीश कुमार ने जो ज्योति है वह बढ़ा दी सम्राट चौधरी के पास, और सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित करने के बाद उसे बढ़ा दिया निशांत कुमार के पास, संजय झा के पास। हाँ, उसके बाद वह वापस विजय चौधरी के पास आता है। तो नीतीश कुमार बार बार संकेत दे रहे हैं कि उनकी पसंद वे ही है, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, वो उन्होंने अपनी पसंद बहुत क्लियर कर दी है। और ये नहीं है कि वो पसंद किसी उनके विम्स और फैंसीज से बनी है उनकी, इसलिए नहीं। उनको सामाजिक समीकरण के आधार पर उन्होंने ये तय किया। उनको सामाजिक समीकरण का पता है कि बिहार में, जो हम लोग पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन दोहराने में कोई नुकसान नहीं है, कि जो गैर यादव और पिछड़ी जाति की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, जो राजनीति उसको उत्तर प्रदेश में भी करनी है, जिस राजनीति पर उसको अगला चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश का, उस गैर यादव पिछड़ी जाति की राजनीति का चेहरा नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वयं बनाया है, बाकी सारे प्रयोग करने के बाद। 2015 में यादव
का प्रयोग किया था भारतीय जनता पार्टी ने। हम लोगों ने देखा था नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष थे, भूपेंद्र यादव प्रभारी थे, रामकृपाल यादव केंद्र में मंत्री थे और काफी बड़ी संख्या में लोगों को टिकट भी दिया था, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। तारकिशोर प्रसाद का प्रयोग, रेणु देवी का प्रयोग सफल नहीं हुआ। अंत में जाकर के सम्राट चौधरी का प्रयोग जो पिछले 5 साल से चल रहा है और बीजेपी ने तैयार किया है एकदम। और हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं कि कई लोग कहते हैं कि ये लोग चौंका देते हैं, हर बार नहीं चौंकाते हैं और ऐसे जगह नहीं चौंकाते हैं जहां चौंका करके अपना नुकसान कर ले। उनका मकसद चौंका देना नहीं होता है, सिर्फ चौंका देने के लिए नहीं चौंका देते हैं वो लोग। जहां ऑब्वियस चॉइस जो होता है, हम एक बार और आपके साथ बातचीत में कहे थे 2021 में असम में ऑब्वियस चॉइस थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा बनेंगे तो वो बने। 2024 में ऑब्वियस चॉइस थे महाराष्ट्र में कि देवेंद्र फडणवीस बनेंगे तो वो बने। 2022 में योगी आदित्यनाथ ऑब्वियस चॉइस थे उत्तर प्रदेश में कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो बने। कई जगह लोगों ने चौंकाया, जरूर राजस्थान में चौंकाया या मध्य प्रदेश में चौंकाया, लेकिन असम में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में वहां तो नहीं चौंकाया। तो ये लोगों को याद नहीं रहता है कि नहीं चौंकाए। तो ये वो ऑब्वियस चॉइस है सम्राट चौधरी अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी तैयारियों की वजह से, उनके सामाजिक समीकरण की वजह से, नीतीश कुमार की पसंद की वजह से और बिहार की राजनीतिक जरूरत की वजह से। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि 89 एमएलए लेकर के सरकार चलाना कितना कठिन होगा। ऐसा व्यक्ति जो उस समीकरण को साध सके, संतुलन को साध सके, साथ में सबको लेकर के चल सके, वैसा चाहिए। तो यहाँ सिर्फ चौंकाने का मामला नहीं होगा। पर आपने एक बार, हम लोग चर्चा बहुत एट लेंथ किए थे जब आपने अपना थंबनेल लगाया था कि पर्ची से यहाँ सीएम नहीं बनेगा। हाँ, तो वो उस पर्ची से जब नहीं निकलेगा तो ऑब्वियस चॉइस है वो बनेगा और ऑब्वियस चॉइस सम्राट चौधरी है। उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, सारी जिम्मेदारी, कि जो सामाजिक समीकरण बनाया है नीतीश कुमार ने, और ये एक अस्थायी व्यवस्था कर दी है कि जो पुराना जंगल राज है वो नहीं लौटे कभी भी। वो जो अस्थायी व्यवस्था उन्होंने बनाई है, जो अस्थायी सामाजिक समीकरण बनाया, उसको कायम रखना और एक जो भरोसा बिहार के लोगों का बनाया। देखिए अभी विकास बहुत नहीं हुआ, जो उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, कई जगह घटनाएं भी कुछ होती हैं, इसके बावजूद लोगों का भरोसा नहीं टूटा है। लोगों को भरोसा है कि नीतीश कुमार या सुशासन की सरकार है, इसमें हम जहां चाहें जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कैसे किस तरह से जो है कई लोगों ने लिखा, हमने पोस्ट पढ़ा कि वो अपना कितना सुरक्षित फील करते हैं। आपने भी कई कहानियां बताई कि लोग उतरते हैं पटना स्टेशन पर और आधी रात के समय भी चुपचाप जाकर के अपने घर चले जाते हैं। ऐसा भी लोगों ने पोस्ट लिखा, लड़कियों ने पोस्ट लिखा। आपके साथ काम करने वाली एक लड़की ने, जो वहां पूसा में काम करती है, उसने पोस्ट लिखा। तो वो जो भरोसा है महिलाओं का, लड़कियों का या किसी भी व्यक्ति का, कि उसको एक भरोसा है कि एक अच्छी सरकार चल रही है और हमको कोई, अगर हमारी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है तो हमारे ऊपर कोई खतरा नहीं है। तो ये भरोसा लोगों का कायम रखना, एक सामाजिक समीकरण को बना करके रखना और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना, ये बड़ी जिम्मेदारी होगी सम्राट चौधरी के ऊपर, जिनको नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी चुन रहे हैं, ऐसा हम लोग को लग रहा है। कार्यक्रम की समाप्ति के पहले अंतिम 1-2 मिनट निशांत कुमार बचे रह गए। निशांत कुमार को दी जाने वाली जिम्मेवारी, इस पर आपकी टिप्पणी। अजीत जी, देखिए हमको लग रहा है ज्ञानेश्वर जी कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और बनाया जाना चाहिए है। अगर नहीं बना रहे हैं नीतीश कुमार, हाँ डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री अगर नहीं बना रहे हैं नीतीश कुमार, या कुछ उनके मन में दुविधा है, तो वो दुविधा तुरंत निकाल देनी चाहिए उनको अपने मन से। निशांत कुमार, तेजस्वी यादव को लेकर के कभी ऐसी दुविधा रही लालू यादव के मन में? वो तो सिर्फ 25 साल के थे, सिर्फ 25 साल के थे। पढ़ाई लिखाई का भी एक हम लोग को पता ही है कि कोई आउटलुक है, उनका एक्सपोजर है। हम पढ़ाई लिखाई को लेकर के कोई बहुत, हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको एक्सपोजर है, आउटलुक उनका है, बाहर रहे हैं वो, लेकिन उनको बना दिया 25 साल की उम्र में, सीधा उप मुख्यमंत्री बना। और आज हम लोग देख रहे हैं कि बिहार को एक अच्छा नेता, समझदार नेता मिला। वो मेहनत नहीं करते हैं, ये उनकी कमजोरी है, लेकिन तेजस्वी यादव के रूप में एक नेता मिला बिहार को, जो आगे अपनी अभी राजनीति कर रहे हैं, अच्छा कर सकते हैं आगे चल के। तो निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री अगर बनते हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिलती है उनको और उस जिम्मेदारी को वो उठाते हैं, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, तो अगले 25 साल के लिए एक नेता बिहार को मिलेगा, एक अच्छा नेता मिलेगा। यह भी है जी जी, बिहार में चर्चा यह भी है कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और उन्हें विभाग के तौर पर कृषि मंत्रालय दिया जा सकता है। कृषि नीतीश कुमार की पसंद का विभाग है और साथ में सहकारिता भी, ताकि अमित शाह से भी संबंध बना रहे। और कृषि समझते हैं, नालंदा से आते हैं, नीतीश कुमार का हमेशा ध्यान रहा। तो यह चर्चा है, प्लानिंग का हिस्सा है, मिलेगा नहीं मिलेगा, बनेंगे नहीं बनेंगे। कृषि और सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी निशांत कुमार को दी जा सकती है, जो विभाग अभी बीजेपी के पास है। देखिए अभी मतलब वो तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि विभागों की अदला बदली होगी, कुछ विभागों की अदला बदली निश्चित रूप से होगी। अब आपने कहा तो हमको ध्यान आ रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार में 3 विभागों के मंत्री रहे।
उसमें कृषि मंत्रालय भी था ये और एक सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी थी और रेल मंत्रालय भी था। तो रेल मंत्रालय तो बिहार में नहीं होता है, वो तो भारत सरकार की मिनिस्ट्री है, लेकिन सरफेस ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर बिहार में भी है, स्टेट में भी होता है। तो हमने बिल्कुल। पहले भी कहा था कि एक सरफेस ट्रांसपोर्ट जो सड़क मंत्रालय है, उसकी उपलब्धियां तुरंत दिखाई देंगी, आप दिखेंगे उसका, उसमें फंड भी ज्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भारत सरकार का भी सबसे ज्यादा है, उसमें आपका काम दिखेगा और वो आपको स्वाभाविक रूप से मिलेगा, क्योंकि जब मुख्यमंत्री का पद उधर जाएगा तो रोड ट्रांसपोर्ट इधर आएगा, तो वो स्वाभाविक रूप से आपको मिल सकता है। तो ये ऐसे मंत्रालय लेने चाहिए हैं जिसमें आपका काम दिखे। एग्रीकल्चर अगर लेते हैं और उसमें काम करते हैं तो हम लोग को उम्मीद करनी चाहिए है कि कुछ ऐसा काम करेंगे। बिहार तो अभी भी कृषि आधारित, भारत भले कृषि आधारित देश से आगे बढ़ रहा है, बिहार तो अभी भी कृषि पर ही आधारित राज्य है। उसके लिए अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, वो करें, लेकिन उप मुख्यमंत्री बने, बड़ी जिम्मेदारी लें और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। एक लीडर की एक जरूरत है। जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है रामविलास पासवान के निधन के बाद, नीतीश कुमार और लालू यादव के नेपथ्य में जाने के बाद, उसके लिए, उसको उस जगह को भरने के लिए हम लोग को एक नेता मिलेगा अगर अपनी बड़ी जिम्मेदारी उठा करके आगे बढ़ते हैं निशांत कुमार। तो चलिए देखिए, अभी आज शनिवार है, क्या बिहार में चला और क्या बिहार में देखा जा रहा है, ये हम लोगों ने बता दिया। सोमवार 30 मार्च होगा और नीतीश कुमार एमएलसी की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। उस दिन हम लोग बाकी बचे हिस्सों को डिकोड कर देंगे कि अगले 5-6 दिनों में क्या होने जा रहा है। तो अगला हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।